वेलकम बैक। बुलेटिन में खुशामदीद। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि अरब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की 10 साला मुहिम नाकाम साबित हुई है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी का 2016 में पाकिस्तान को दुनिया से अलग थक करने का ऐलान बुरी तरह नाकाम हुआ। पाकिस्तान आज वाशिंगटन, बीजिंग, तेहरान और रियाद के साथ बैक वक्त राब्ते में है। पाकिस्तान खित्ते में इलाकाई मामलात पर असरअंदाज होने वाला एक अहम फरीक बन चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 की पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने आर्मी बयानी की जंग में बढ़तरी हासिल की। दुनिया ने पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय इल्जामात को बगैर सबूत कबूल नहीं किया। भारत मार्का हक के बाद फील्ड मार्शल पर तनकीद करता रहा, जबकि ट्रंप ने इन्हें गैर मामूली शख्सियत करार दे दिया। अल जज़ीरा की रिपोर्ट में इतराफ़ किया गया है कि पाकिस्तान और चीन की नाकाबिले शिकस्त शराकतदारी खित्ते में एक नई हकीकत बन चुकी है, जबकि हसीना वाजिद के दौर के खात्मे के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में नुमाया बेहतरी आई है। इसी पर जाने के नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन से। जी राना यमीन, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल। अरब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की 10 साला मुहिम नाकाम साबित। अल जज़ीरा की रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी का 2016 में पाकिस्तान को दुनिया से अलग थलग करने का ऐलान बुरी तरह नाकाम हुआ। पाकिस्तान आज वाशिंगटन, बीजिंग, तेहरान और रियाद के साथ बैक वक्त राब्ते में है। पाकिस्तान खित्ते और इलाकाई मामलात पर असरअंदाज होने वाला एक अहम फरीक बन चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 की पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने आलमी बयानिया की जंग में बढ़तरी हासिल की। दुनिया ने पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय इल्जामात को बगैर सबूत कबूल नहीं किया। भारत मार्का हक के बाद फील्ड मार्शल पर तनकीद करता रहा, जबकि ट्रंप ने इन्हें गैर मामूली शख्सियत करार दिया। अल जज़ीरा की रिपोर्ट में इतराफ़ किया गया कि पाकिस्तान और चीन की नाकाबिले शिकस्त शराकतदारी खित्ते में एक नई हकीकत बन चुकी है, जबकि हसीना वाजिद के दौर के खात्मे के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के तल्लुकात में नुमाया बेहतरी आई है। अरब मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान खलीजी ममालिक के लिए एक उभरते हुए सिक्योरिटी पार्टनर के तौर पर सामने आ रहा है, जबकि मोदी हुकूमत की मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसियों ने भारत की बैन अवी साख को शदीद नुकसान पहुंचाया है। जबकि इख्तिलाफात ने वाशिंगटन और नई दिल्ली के ताल्लुकात में दरार पैदा की है। नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन इस बारे में हमें अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। आगे चलते हैं और आपको बताएं कि नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने वाज़ेह किया है कि इब्राहिमी मुआहदे से मुतालिक अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान फ़लस्तीन के मामले पर अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम है और फ़लस्तीन को तस्लीम किए जाने तक इब्राहिमी मुआहदे पर कोई लचक नहीं दिखाई जाएगी। वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि जब तक 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक अल-क़ुद्स शरीफ को दारुल हुकूमत बनाकर फ़लस्तीन रियासत को तस्लीम नहीं किया जाता, इस वक्त तक पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ में किसी किस्म की लचक नहीं दिखाएगा। तो नाजरीन, अब आपको बताते हैं कि अमरीकी सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत सिचुएशन रूम में इजलास बेनतीजा खत्म हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ईरान से जंग बंदी में तोसी के मामले पर फैसला ना कर सके। खबर एजेंसी के मुताबिक व्हाइट हाउस की जानिब से इजलास की तफसीलात जारी नहीं की गई। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर सदारत होने वाला इजलास बेनतीजा रहा। ताहम अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान के मामले पर सदर ट्रंप की क़यादत में व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में 2 घंटे तक अहम इजलास जारी रहा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान मुआहदे पर ट्रंप का हतमी फैसला मौखिर हो गया। ईरान के आला मुज़ाकरातकार और स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि ईरान रियायत मुज़ाकरात से नहीं बल्कि मज़ाइलों के जरिए हासिल करता है। ईरान के आला मुज़ाकरातकार और स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने अपने बयान में कहा कि मुज़ाकरात में अमरीकी क़यादत को यही बात समझाई जाती है, अमरीका की ज़मानतों पर एतबार ही ना इल्फाज किया जाए। तेहरान सिर्फ अमली इक़दाम पर यकीन रखता है। बाकिर कालिबाफ ने कहा कि दूसरे फ्री के इक़दाम से पहले हम कोई कदम नहीं उठाएंगे। किसी भी मुआहदे में असल फातह वो होता है जो अगले दिन जंग के लिए ज़्यादा बेहतर तौर पर तैयार हो। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा पेट हिगिस ने कहा है कि अमरीका अब अमीर ममालिक के दफ़ाई अखराजात का बोझ नहीं उठाएगा।
अमरीकी वज़ीर दिफ़ा पेट हेगेस ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि चीन समेत कई ममालिक के खिते में बालादस्ती कायम नहीं कर सकता। बहरहाल में किसी भी बालादस्ती से ताकत का तवाज़न बिगड़ जाएगा। पेट हेगेस ने कहा है कि सदर ट्रंप के दौरे में अमेरिका चीन ताल्लुकात कई सालों से सबसे बेहतर हैं। चीनी हम मनसूबों से फौजी राब्ते रखे जाएंगे। चीन को खिते में अमेरिका की पोजीशन का एहतराम करना होगा। अमेरिका के वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान पर आयद पाबंदियों और नाकाबंदी में किसी भी किस्म की नरमी बतदरीज की जाए। अमेरिका के वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने रीगन कौमी इक़्तिसादी फोरम से खिताब के दौरान ईरान से मुतल्लिक सवाल के जवाब में कहा कि जो भी पाबंदियाँ हटाई जाएंगी वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म की जाएंगी। उन्होंने मज़ीद दावा किया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के खिलाफ शुरू की गई माशी मुहिम के तहत अमरीकी हुकाम ने ईरान से मुतल्लिक $1 अरब मालियत के डिजिटल करेंसी असासे भी जब्त किए। इसराइल ने गजा में हमास के कमांडर को शहीद करने का दावा कर दिया। इसराइली फौज के मुताबिक शुमाली गजा में हमास के अहम कमांडर इमाद हसन हुसैन असलम को कामयाबी से निशाना बनाया। इमाद हसन हुसैन असलम के खिलाफ कार्रवाई बुध के रोज भी की गई। इमाद असलम जैतून बटालियन के कमांडर और गजा सिटी ब्रिगेड के नायब सरबराह थे। इमाद असलम गजा में इसराइली फौजियों के खिलाफ मुतअद्दिद हमलों में मुलव्विस थे। हमास की जानिब से इसराइली दावों पर फौरी तौर पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। ताहम तस्दीक हुई है कि ये गुज़िश्ता 2 हफ्तों में शहीद किए जाने वाले तीसरे सीनियर हमास रहनुमा होंगे। नए बजट में टैक्सों में इजाफे से सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां महंगी होने का खदशा है। IMF ने किसी भी किस्म की टैक्स छूट देने से इनकार कर दिया। आइंदा माली साल 2026-27 के बजट के हवाले से मुख्तलिफ टैक्स तजवीज़ पर काम जारी है, जिसके तहत सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों की कीमतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया गया है। ज़राए के मुताबिक IMF ने टैक्स छूट देने से इनकार करते हुए व्हीकल्स पर जनरल सेल्स टैक्स 1% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ दी है। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में अफगान शहरी की पाकिस्तानी अस्करी क़यादत से वालेहाना मोहब्बत के इज़हार की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वायरल वीडियो में अफगान शहरी ने अफगानिस्तान के बदतर हालात का जिम्मेदार तालिबान को करार देते हुए कहा कि ईद का त्यौहार है, मगर लगता नहीं कि यहाँ अफगानिस्तान में कोई ईद है। शहरी ने कहा कि अफगान अवाम भूख और इफलास का शिकार हैं, बेतनहा बेरोजगारी और बॉर्डर भी बंद है। अफगानिस्तान के शहरियों को 2 वक्त की रोटी भी मैसर नहीं। अफगान शहरी ने कहा कि फितनतुल ख्वारिज के दहशतगर्दों को अफगान तालिबान पाकिस्तान के हवाले करें, क्योंकि पाकिस्तानी हमारे भाई हैं। अफगान शहरी ने काबुल से कागज़ लहरा कर पाकिस्तानी अस्करी क़यादत पर भरपूर इत्मीनान का इज़हार किया। خصوصا جنرال عاصم منیر صاحب ته السلام علیکم. نن دلته د اختر ورځ ده او داسې نه معلومیږي چې دلته اختر وي. خلک ځانونه وژني، بېکارۍ سره مخ ده، سرحدونه تړل شوي دي، هر څه ګران شوي دي او ډېرو خلکو ته د ورځې 2 وخته ډوډۍ هم په سخته برابرېږي. دا امارت اسلامي د TTP ترهګر دلته ساتلی دي. امارت اسلامي نه هیله کوو چې دا ترهګر بیرته وسپاري او موږ باندې رحم وکړي. پاکستانیان زموږ رونه دي او زموږ اړیکې هم د هغې کسانو له امله زیانمنې شوي دي. لا هم وخت شته چې دغه ترهګر بیرته وسپارل شي او د دواړو هیوادونو سوله وشي. चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने कहा है कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना वज़ीर-ए-आज़म की तरजीह है। कराची में तकरीब से खिताब करते नून लीगी रहनुमा राना मशहूद ने कहा कि ख़वातीन की शमूलियत के बगैर पायदार तरक्की मुमकिन नहीं। खेलों समेत तमाम शोबों में ख़वातीन को मौक़े फ़राहम किए जाएंगे। पाकिस्तान की बेटियों को अपने पाँव पर खड़ा करने में निजी शोबे का अहम किरदार है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि 50,000 बच्ची आई टैलेंट हंट में, तो वो ये नहीं होता कि टैलेंट हंट ख़त्म हो गया तो उनका कैरियर ख़त्म हो गया। जिस तरह मलका ने बताया कि 60 बच्चियाँ बलूचिस्तान से जब ट्रैवल करके आईं तो उनका जो हौसला बुलंद हुआ, जो उनको एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मिला, जो उनको एक प्लेटफॉर्म मिला, उस प्लेटफॉर्म के बाद आज वो अपनी ज़िंदगियों में उनको एक रास्ता मिल गया, उनको आगे जाने का एक जो है मैं समझता हूँ पैसेज मिला। तो यही काम यहाँ पर होने जा रहा है कि ये जो हम करने जा रहे हैं टैलेंट हंट, इसके अंदर जो बच्चियां आएंगी, जो शिरकत करेंगी और जो फिर ग्रैंड फिनाले इस्लामाबाद में होगा, जो वहां तक पहुंचेंगी, इस पूरे प्रोसेस में आने वाली बेटियां जो हैं
वो अपनी ज़िंदगियां बना रही होंगी, उनकी करैक्टर बिल्डिंग हो रही होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि MQM ने नाजायज़ तरीके से सीटें हासिल की, कराची के अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी और MQM ने मिलकर शहर कायद को तबाह किया। ईद पर कराची में सफाई सुथराई का निज़ाम अबतर रहा। पानी का शदीद बहरान, आधे शहर में पानी नहीं है। गजा की सूरत-ए-हाल तशवीशनाक है। बजट आ रहा है, अगर इस बजट में डायरेक्ट मकामी हुकूमत और टाउन और यूसी की सतह पर पैसा ट्रांसफर करने का सिस्टम बन जाए विफाक से, तो ऑटोमेटिकली ये मसले हल हो जाएंगे और इसके नतीजे में जो है वो पैसे आ जाएंगे। तो क्योंकि आप देखें, कम से कम जमात इस्लामी के 9 टाउन्स जो मौजूद हैं उसमें तो डेवलपमेंट का जितना काम हो सकता है उससे ज्यादा ही कर रहे हैं, यानी पेट काट कर जिस तरह कहा जाता है ना, उस तरह लोगों की खिदमत कर रहे हैं। वाटर एंड सीवरेज का काम भी इन टाउन्स को करना पड़ता है जो इनकी जिम्मेदारी नहीं है, जिसका बजट नहीं होता। और इसी तरह से जितने और काम इन लोगों के होते हैं, कचरे का पूरा निजाम सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का है, घर से उठाने से लेकर लैंडफिल साइट तक डालने का, लेकिन वो काम भी वो नहीं करते। तो करप्शन है और लूटमार है, और इसका नाम पीपल्स पार्टी और MQM है। इसलिए इनकी नूरा कुश्ती में शहरी आते हैं और 40 साल से भुगतते हैं। इन लोगों को बुरी तरह से अवामी सतह पर अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने इनसे बदला लिया था, इनको रिजेक्ट कर दिया था, इनको एक पोलिंग स्टेशन भी नहीं जीतने दिया था। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध पुलिस के शोधा हमारा फ़ख्र है। नेशनल पुलिस अकेडमी का अफसरान की तरबियत में अहम किरदार है। कराची में तकरीब से खिताब करते वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि तरबियत मुकम्मल करने वाले DSPs को मुबारकबाद पेश करता हूँ। DSPs ने मैदान अमल में आवाम की खिदमत करके अपनी मेहनत का इज़हार किया। आपने इंतहाई पेशेवराना तरबियत का अमल मुकम्मल किया है। रुक करेंगे मौसम का, जहां सूबाई दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश और ज़ालाबारी हुई, जिससे गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों गरी शहो, माल रोड, एयरपोर्ट रोड से मुहल्लिका इलाकों में काले बादल छा गए। बादल बरसने और तेज़ हवाओं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी की शिद्दत में कमी से शहरों ने सूखा सांस लिया। ताहम सबसे ज़्यादा बारिश निश्तर टाउन में 30 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। चौक नागुदा में 24 मिलीमीटर, जबकि गुलबर्ग में 7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तो अब आपको बताते हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि बरसाती पानी की फौरी निकासी के लिए वासा ऑपरेशंस की मुसलसल निगरानी और मौसर पेट्रोलिंग यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सूबा भर में तूफ़ानी बारिशों के दौरान तमाम मुतल्लिका अदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब ने बरसाती नालों और ड्रेन की मुसलसल मॉनिटरिंग और महकमा आबियाशी की टीमों की मुकम्मल अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया। अलावा जी इन्होंने शहरी और दही इलाकों में तमाम मैन होल्स पर ढक्कन यकीनी बनाने का भी हुक्म दिया है। तो नाज़रीन, अब आपको बताएं कि हाजियों के वतन वापसी के लिए सऊदी अरब से परवाज़ों का आगाज़ कल से होगा। हज ऑपरेशन के पहले रोज़ 22 परवाज़ों के ज़रिए 5237 हाजी वतन वापस पहुँचेंगे। पहली हज परवाज़ जद्दा से 391 हाजियों को लेकर 1 जून को सुबह सियालकोट पहुँचेगी। 1 जून को 5 परवाज़ें इस्लामाबाद, 4 कराची, 4 ही लाहौर पहुँचेंगी, जबकि मुल्तान और सियालकोट में 3-3 परवाज़ें उतरेंगी। फैसलाबाद में 2 और कोयटा में 1 हज परवाज़ की आमद मुतवक्के है। पाकिस्तान ने यूरोपीय यूनियन के तालीमी प्रोग्राम में मुसलसल 5वें साल भी पहली पोजीशन हासिल कर ली। पाकिस्तान ने यूरोपीय यूनियन के तालीमी प्रोग्राम एमरेस्टमेस पिल्स में मुसलसल 5वीं साल में पहली पोजीशन हासिल कर ली। पाकिस्तान की जानिब से 98 तलबा ने स्कॉलरशिप्स हासिल की। इस साल यूरोपियन यूनियन ने अपने स्टार प्रोग्राम के तहत 1872 स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया था। इसी स्कॉलरशिप्स के साथ बांग्लादेश का दूसरा और 75 स्कॉलरशिप्स के साथ भारत का तीसरा नंबर रहा। बलोचिस्तान में सरगर्म भारतीय प्रॉक्सी और कलदम तंजीम BLA के दहशतगर्दों से इनके अहल खाना भी लाताल्लुकी का इजहार कर बैठे हैं। तुर्बत से ताल्लुक़ रखने वाली BLA बशीर ज़ैब ग्रुप की कमांडर शहनाज बलोच से इसके अहल खाना और करीबी रिश्तेदारों ने मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। फितनतुल हिंदुस्तान की दहशतगर्दी शहनाज बलोच की वालदा रुखसाना, दादा और मामू ने
तुर्बत प्रेस क्लब में बताया कि शहनाज बलोच कम उम्री में ही ओमान मुंतकिल हो गई थी और गुज़िश्ता तकरीबन 12 बरस से ख़ानदान का इसके साथ कोई राब्ता नहीं। वालिदा ने सहाफ़ियों को बताया कि शहनाज बलोच के वालिद इस वक्त इंतकाल कर गए थे जब वो सिर्फ 9 माह की थीं। ख़ानदान को कभी भी इसकी किसी शिद्दत पसंद सरगर्मी या किसी कदम तंजीम से राब्ते के हवाले से मालूम नहीं हुआ। उधर महकमा ट्रांसपोर्ट ने पब्लिक किरायों में 4% कमी करवा दी। ट्रांसपोर्ट हाउस में सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी लाहौर के ज़रिए सदारत इजलास हुआ है। इजलास में तमाम निजी ट्रांसपोर्ट कंपनियों और ट्रांसपोर्टर्स यूनियन के नुमाइंदगान शरीक हुए। इजलास में ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में कमी के 4% कमी पर इतफाक किया है। सेक्रेटरी RTA राना मोहसिन का कहना है कि किरायों में फिलफोर 4% कमी की जाएगी। इसी पर जानेंगे नुमाइंदा लाहौर नईम अनवर से। जी नईम अनवर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल जी, पेट्रोलियम मसनूआत में 22 रुपए कमी के बाद महकमा ट्रांसपोर्ट ने पब्लिक किरायों में 4% कमी करवा दी है। ट्रांसपोर्ट हाउस में सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी लाहौर की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्कद हुआ है। इजलास में तमाम निजी ट्रांसपोर्ट कंपनियों और ट्रांसपोर्टर यूनियन के नुमाइंदगान शरीक हुए हैं। इजलास में ट्रांसपोर्टर ने किरायों में 4% कमी पर इत्तफाक किया गया है। इस हवाले से सेक्रेटरी RTA राना मोहसिन का कहना है कि किरायों में फिलफोर 4% तक कमी की जाएगी। तमाम ट्रांसपोर्टर 4% कमी के साथ फौरी नए किराएनामे आवेजा करने के पाबंद होंगे। किरायों में कमी से रिलीफ बराह रास्त आवाम तक पहुंचेगा। राना मोहसिन का मजीद कहना था कि किराए कम ना करने वाली बसें और अड्डे सील भी होंगे। जी, किराया कम ना करने वाली बसें और अड्डे सील होंगे। नुमाइंदा लाहौर नईम अनवर हमें इस बारे में अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। उधर पंजाब हुकूमत ने इस्तेदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में नई दफ़ा 21 AAA शामिल करने की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत ने खुसूसी सिक्योरिटी केसेस के लिए अलहदगी अदालत तरीक़ाकार मुतारफ़ करवाने की मंजूरी दी है। आपको बताएं कि ज़राए के मुताबिक तरमीम के तहत मखसूस दहशतगर्दी मुकदमात को खुसूसी सिक्योरिटी केस करार दिया जा सकेगा। नामजद अथॉरिटी को इख्तियार होगा कि गैर मामूली सिक्योरिटी खदशात वाले मुकदमात को खुसूसी सिक्योरिटी केस करार दे सकेंगे। सिक्योरिटी केसेस में लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ATC जज में से खुसूसी जज नामजद करेंगे, जबकि खुसूसी सिक्योरिटी केसेस में प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब 5 प्राइवेट पर मुश्तमिल पैनल फ्राहम करेंगे। नामजद अथॉरिटी प्रोसिक्यूटर के पैनल में से एक प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करेगी, जबकि खुसूसी सिक्योरिटी केसेस में गवाहों को असल नाम की बजाय मखसूस शनाख्ती कोड दिए जाएंगे। खुसूसी सिक्योरिटी केसेस में जजेस और प्रोसिक्यूटर्स के नाम सिक्योरिटी और सरकारी गजट में शाया नहीं किए जाएंगे। दहशतगर्दी मुकदमात का मुकम्मल अदालती रिकॉर्ड सील करके लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास महफूज रखा जाएगा। इसी पर जाने के नुमाइंदा लाहौर यासिर अब्बासी से। जी यासिर अब्बासी, बताइएगा ये क्या मामला है और क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में नई दफ़ा 21A शामिल करने की मंजूरी दे दी है। पंजाब हुकूमत ने खुसूसी सिक्योरिटी केसेस के लिए अलहदा अदालती तरीक़ाकार मुतारफ़ कराने की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक तरमीम के तहत मखसूस दहशतगर्दी मुकदमात को खुसूसी सिक्योरिटी केस करार दिया जा सकेगा। नामजद अथॉरिटी को इख्तियार होगा कि गैर मामूली सिक्योरिटी खदशात वाले मुकदमात को खुसूसी सिक्योरिटी केस करार दे सके। खुसूसी सिक्योरिटी केसेस में लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ATC जजेस में से खुसूसी जज नामजद करेंगे। खुसूसी सिक्योरिटी केसेस में प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब 5 प्रोसिक्यूटर्स पर मुश्तमिल पैनल फ्राहम करेंगे। नामजद अथॉरिटी प्रोसिक्यूटर्स के पैनल में से एक प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करेगी। खुसूसी सिक्योरिटी केसेस में गवाहों को असल नाम के बजाय मखसूस शनाख्ती कोड दिए जाएंगे। खुसूसी सिक्योरिटी केसेस में जजेस और प्रोसिक्यूटर्स के नाम सरकारी गजट में शाया नहीं किए जाएंगे। दहशतगर्दी मुकदमात का मुकम्मल अदालती रिकॉर्ड सील करके लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास महफूज रखा जाएगा। महफूज रिकॉर्ड जाएगा। नुमाइंदा लाहौर यासिर अब्बासी में अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सिंध हाई कोर्ट के आहानी बेंच ने FIA की जानिब से शहरियों के बैंक और मोबाइल अकाउंट्स ब्लॉक करने पर बरहमी का इजहार किया। अदालत ने DG FIA को शहरियों के बैंक और मोबाइल अकाउंट्स ब्लॉक करने वाले अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी की हिदायत की और 3 माह में इंक्वायरी मुकम्मल करने और इस दौरान अफसरान को ऑपरेशनल जिम्मेदारियां ना देने की हिदायत की है।
जस्टिस अदनान उल करीम मेमन ने करार दिया है कि महज इंक्वायरी की बुनियाद पर शहरियों के बुनियादी हुकूक तलब नहीं किए जा सकते। अगर दरख्वास्त गुजार के पास पासपोर्ट या अकाउंट्स ब्लॉक करने का कानूनी हक मौजूद नहीं तो सहूलियात फौरी बहाल की जाएं। अदालत आलिया ने मुतनबा किया है कि किसी नौयत का मामला मुस्तकबिल में सामने आने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। अहम अपडेट है, आपको बता रहे हैं कि अगर दरख्वास्त गुजार के पासपोर्ट या अकाउंट्स ब्लॉक करने का कानूनी हुक्म मौजूद नहीं तो सहूलियात फौरी बहाल की जाएं। अदालत आलिया ने मुतनबा किया है कि किसी नौयत का मामला मुस्तकबिल में सामने आने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते चलें कि शहरियों के बैंक और मोबाइल अकाउंट्स ब्लॉक करने वाले अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी की हदायत की गई है। 3 माह में इंक्वायरी मुकम्मल करने और इस दौरान अफसरान को ऑपरेशनल जिम्मेदारियां ना देने की हदायत की गई है। जस्टिस अदनान उल करीम मेमन ने करार दिया है कि महज इंक्वायरी की बुनियाद पर शहरियों के बुनियादी हुकूक सल्ब नहीं किए जा सकेंगे। अगर दरख्वास्त गुजारों के पासपोर्ट या अकाउंट्स ब्लॉक करने का कानूनी हुक्म मौजूद नहीं तो सहूलियात फौरी बहाल की जाएंगी। अदालत आलिया ने मुतनबा किया है कि किसी नौयत का मामला मुस्तकबिल में सामने आने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि मोबाइल अकाउंट्स ब्लॉक करने वाले अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी की हिदायत की और 3 माह में इंक्वायरी मुकम्मल करने और इस दौरान अफसरान को ऑपरेशनल जिम्मेदारियां ना देने की हदायत की है। जस्टिस अदनान उल करीम मेमन ने करार दिया कि महज इंक्वायरी की बुनियाद पर शहरियों के बुनियादी हुकूक सल्ब नहीं किए जा सकते। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि सिंध हाई कोर्ट के आइनी बेंच ने FIA की जानिब से शहरियों के बैंक अकाउंट्स और मोबाइल अकाउंट्स ब्लॉक करने पर बरहमी का इजहार किया है। रुक करेंगे खेल के मैदान का तो आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम वनडे क्रिकेट में आज एक नई तारीख रकम करेगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज का आगाज आज रावलपिंडी से होगा। सीरीज का पहला वनडे आज शाम 4:30 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान की क़यादत शाहीन शाह अफरीदी जबकि ऑस्ट्रेलिया की क़यादत जोश इंग्लिस करेंगे। पाकिस्तान वनडे क्रिकेट में आज एक नई तारीख रकम करेगा। पाकिस्तान 1000 वनडे मैचेस खेलने वाली दुनिया की तीसरी टीम बन जाएगा। इससे कबल ऑस्ट्रेलिया और भारत 1000 वनडे मैचेस मुकम्मल कर चुके। अगर दोनों टीमों के दरमियान खेले गए रिकॉर्ड पर नज़र डालें तो दोनों टीमों के दरमियान अब तक 111 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले जा चुके हैं। मजमूई तौर पर पाकिस्तान के 36 वनडे मैचेस जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 71 वनडे मैचेस में कामयाबी हासिल की। इसी पर जानेंगे स्पोर्ट्स रिपोर्टर मोहम्मद वलीद खान से। जी वलीद, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज का आगाज जो है वो आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगा। मैच शाम 4:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान की क़यादत शाहीन शाह अफरीदी जबकि ऑस्ट्रेलिया की क़यादत जोश इंग्लिस करेंगे। कौमी टीम अपना 1000वां वनडे खेलकर आज नई तारीख खत्म करने जा रही है और ये एजाज हासिल करने वाली दुनिया की तीसरी टीम बन जाएगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम। दोनों टीमों के दरमियान अब तक 111 वनडे मैचेस खेले गए हैं। इसके साथ साथ अगर मौसम की बात करें तो मैच में मौसमियात ने रावलपिंडी में तेज हवाओं और बारिश की पेशनगोई की है, जिसके बायस पहले मैच के मुतासर होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। जी, जबकि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज का पहला मैच आज रावलपिंडी में शेड्यूल है। स्पोर्ट्स रिपोर्टर मोहम्मद वलीद खान इस बारे में हमें अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। वेलकम बैक। अब आपको बरह रास्त लिए चलते हैं सिंगापुर से, जहां अमरीकी वज़ीर जंग पेट हेगस मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। Spent. Europe has stepped up and Ukraine has been just as, if not more, effective in the process. So we want them to be able to defend, and we'll find a way to make sure we can help them. If allies in the Indo-Pacific significantly step up their defense spending, can the U.S. industrial base keep up and deliver the capabilities and systems that they would need in timelines required? That's our job. That's, I'd say, one of the biggest parts of my job. That is hidden from public sight. How do we ensure that our defense industrial base is supercharged? That's why we talk about it every day. That's why our budget reflects a fundamental change in how we build out our manufacturing base. That's why we're asking companies to invest in new plants, new equipment, new production lines, and we're giving them order times so they know, hey, for the next 5 to 7 years, I'm going to be making PAC-3s. I'm going to be making Tomahawks. I'm going to be making THAADs.
And so I will invest in new plants, which is American jobs and American investments. So now it's not just another additional 100 a year, it's 3,000 more a year or 6,000 more a year of any of those. Now it's not just our needs for our operational plans, but it's our allies out here who are counting on us. And then when we do that, we can point back at them and say, now here's where we can co-produce. You're a rich country who has the ability to make more in the defense space. Partner with us in order to do that. In fact, that was some of the conversations we just had. We're on ramping up those types of munitions so our partners have them, but also they can feed them back at us. And we've got even more capabilities. Does the Strait of Hormuz come up in Iran in your conversations with these leaders over the past, 48 hours or so? If there's an impact on this region because of that. Even Vietnamese leader said that it was a flashpoint that could throw the rest of the world into turmoil. Did you discuss that with them, and is that blockade still in place there? The blockade is very much still in place, and the Strait of Hormuz came up relatively often, and usually once we talked through it, countries were reassured that the American perspective accounted for that, which it did from the beginning, and that also our view toward energy, I think, will reshape the global map. And the president has talked about whether it's Texas or Venezuela or energy production, how the future in energy is actually an American future. And that's good for energy security around the world. In the meantime, I believe not just what we're able to do and are doing, whether it's known or unknown in the Strait, but also other countries putting pressure on Iran. Once a deal is had, or not, depending on the choice they made, it will be a open strait, a toll-free strait that the entire world can use, which is the way that it should be. Anything else? Yes. Did that come up in your conversations with your Australian counterpart today? Is Washington still looking for Australia's help there? Australia, when we've called Australia in this context, they've been willing to help with whatever assets they can provide, and we're grateful for that. It's in keeping with how Australia has been a strong partner of ours. The bulk of the weight has been an American effort, especially on the blockade, which has been ironclad, and frankly has put the real pressure on Iran. They want to say that they control the strait, but we do. And everything behind the scenes shows that we are in control when it comes to that, including how the dynamics of the negotiation are coming together. But we appreciate the support they're providing. I think the meetings we had on AUKUS today and other arrangements, especially in the Pacific, show that our alliance is as strong as it's ever been. On AUKUS 60 Secretary, you mentioned you announced a new plan today for those underwater drones. But in Australia, it's another part of the AUKUS deal that has been in focus lately, those Virginia-class submarines. Yeah. Is the US committed to providing those subs on time? Can Australia count on the US for that? I think they can. And that's why we did the review the way that we did, is to ensure that what we're promising is aligned with what we're able to do. And previous administrations have not put enough emphasis on our defense industrial base or our shipbuilding industrial base. And our budget, which we believe we will get, and we're laser focused on making sure it happens, invests in American capabilities, American jobs that will deliver our ability to project. आपको बताते चलें कि अमेरिकी वज़ीर जंग पेट हेगस्ट सिंगापुर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आपने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका का मुखलिस दोस्त है, ईरान अच्छे तरीके से जानता है, ईरान से जारी मुज़ाकरात मुस्बत रहे, अब नरमस को पहले की तरह मुकम्मल खोलना है। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि अमेरिकी वज़ीर जंग पेट हेगस्ट सिंगापुर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आपने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका का मुखलिस दोस्त है। आगे चलें और आपको बताएं कि पंजाब में ईद उल अज़हा पर सफाई ऑपरेशन का तारीखी रिकॉर्ड कायम। सुथरा पंजाब टीम ने गुज़िश्ता साल बनने वाला अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। तर्जुमान के मुताबिक सुथरा पंजाब टीम का चांद रात और ईद के तीनों रोज़ 3,76,000 टन से ज़ायद अलाइशें और कूड़ा उठाने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। 2025 में सुथरा पंजाब ने 3,57,000 टन अलाइशें, बाकियात और कूड़ा क्रिकेट उठाकर रिकॉर्ड कायम किया था, जबकि सुथरा पंजाब टीम ने चांद रात में 55,000, ईद के पहले रोज़ 1,26,188, दूसरे रोज़ 1,13,233 और तीसरे रोज़ 82,163
टन अलाइशी और बाकियात वगैरह उठाई। सूबा भर में घर घर अलाइशी और बाकियात उठाकर मुकर्ररा कलेक्शन पॉइंट पर पहुंचाई गई। सूबा भर में हर कलेक्शन पॉइंट पर जामे अलाइशों को मुकर्ररा डंपिंग साइट में महफूज तरीके से तल्फ किया गया। पहली मरतबा सेफ सिटी कैमरों और ड्रोन कैमरों का अलाइशी और बाकियात की निशानदही के लिए भरपूर इस्तेमाल किया गया। सूबाई वज़ीर इत्तलाआत उस्मा बुखारी ने कहा है कि पंजाब हुकूमत ने ईद सफाई ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। वज़ीर इत्तलाआत उस्मा बुखारी ने कहा कि सुथरा पंजाब के वर्कर्स ने ईद के 3 रोज़ में 3,60,000 टन अलाइशों ठिकाने लगाई। ईद उल अज़हा सफाई ऑपरेशन में 1,84,000 वर्कर्स ने हिस्सा लिया। सुथरा पंजाब की 60,000 गाड़ियां भी ऑपरेशन में शामिल थीं। कुर्बानी के जानवरों की लाशें उठाने वाली गाड़ियों ने 60,000 किलोमीटर का एक सफ़र किया। मरीम नवाज ने कहा कि सफाई ऑपरेशन की लम्हा बलम्हा मॉनिटरिंग की। लाहौर से अटक तक और मुल्तान से रहीम यार खान और सादिकाबाद तक बिला तफरीक सफाई ऑपरेशन जारी रहा। उस्मा बुखारी ने मज़ीद कहा कि शहरियों को ताफून से बचाने के लिए अर्के गुलाब, फिनाइल और चूने का इस्तेमाल किया गया। मरीम नवाज ने सुथरा पंजाब के वर्कर्स की कारकर्दगी को सराहते हुए इनको 10-10 हज़ार रुपए इनाम देने का भी ऐलान किया है। डेरा इस्माइल खान में अका खेल कौम के वफ़द ने सरदार यूब खान अका खेल की क़यादत में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से मुलाकात की है। मुलाकात में वफ़द ने गवर्नर को वफाकी महकमा जात से मुतालिक अका खेल कौम के दरपेश मुख्तलिफ मसाइल से आगाह किया और इनके हल के लिए खसूसी तवज्जो देने की दरख्वास्त की गई। वफ़द ने ईद के दिन कौमी और अवामी मसाइल के हल के लिए खसूसी वक्त देने पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अवामी नुमाइंदों और जिम्मेदार हुकाम की जानिब से ऐसे इक़दामात अवाम के एतमाद में इजाफे का बायस बनते हैं। इस मौके पर गुफ्तगू करते खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि अवामी मसाइल के हल के लिए इनके दरवाजे हर वक्त खुले हैं और वो अवाम की खिदमत को अपनी अवलीन जिम्मेदारी समझते हैं। कराची में जिला मलीर के थाना इब्राहिम हैदरी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जुआ खेलने में मुलव्वस 6 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस राय के मुताबिक कार्रवाई इब्राहिम हैदराबादी के इलाके में की गई। आपको बताते चलें कि मुलज़मान जुआ खेलने और सट्टाबाजी में मसरूफ़ थे। पुलिस राय के मुताबिक कार्रवाई इब्राहिम हैदरी के इलाके में की गई, जहां मुलज़मान जुआ खेलने और सट्टाबाजी में मसरूफ़ थे। गिरफ्तार अफराद की शिनाख्त फरीद आलम, अब्दुर्रहमान, नुमान, मोहम्मद अरफ, उसामा और अब्दुल सभी के नाम से हुई है। पुलिस ने मुलज़मान के कब्जे से कार्ड, सट्टाबाजी से मुतल्लिक पर्चियाँ, टोकन्स और जुए में इस्तेमाल होने वाली नकद रकम बरामद कर ली। पुलिस हुकाम का कहना है कि गिरफ्तार मुलज़मान का साबका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है, जबकि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। तुर्की में ईद के मौका पर इस्तंबुल की बल्दिया की कुर्बानी गाहों में पेशेवराना और मुनज़्ज़म तरीके से कुर्बानी का अमल मुकम्मल किया गया, जहां सफाई का बेहतरीन इंतजाम किया गया। इस्तंबुल की सरकारी कुर्बान गाह का हवाल जानते हैं अपने नुमाइंदे टीवी टुडे रिजवान बुखारी से। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं इस्तंबुल के इलाके बाचे शहर की कुर्बान गाह पे, स्लॉटर हाउस में, जहाँ पे कुर्बानी के लिए लोगों का रश लगा हुआ है। अपने अपने जानवरों के साथ वो मौजूद हैं। ये एक फुली ऑटोमेटेड स्लॉटर हाउस है, कुर्बान गाह है, बल्दिया का ये स्लॉटर हाउस है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पीछे बड़े जानवर की कुर्बानी हो रही है और बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में बेल्ट पे लगे हुए जानवर तरतीब के साथ कुर्बानी की जा रही है। पहले ज़िबा करते हैं, उसके बाद बेल्ट पे आ जाता है, फिर खाल उतरने की बारी आती है, फिर बेल्ट पे चलते हुए ही उसका बाकी सारा प्रोसेस होता है और आखिर पर उसके पीसेस करके जो कस्टमर है उसको दे दिया जाता है। और सफाई का भी अगर हम बात करें, सफाई का इंतज़ाम भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे ऑटोमेटेड बेल्ट सिस्टम है जिसके ऊपर तमाम फुजलात और गंदगी और जो मवाद है जानवरों का वो उसके ऊपर आ रहा है। ट्रक नीचे लगा हुआ है और सारा मवाद उस ट्रक में डायरेक्ट जा रहा है। ये ट्रक जब भर जाएगा, ये निकल जाएगा तो दूसरा ट्रक इसकी जगह आ जाएगा। बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से यहाँ पे कुर्बानी का इंतज़ाम है बल्दिया इस्तंबुल की जानिब से। और जो कुर्बानी करने वाले लोग हैं, जिनके जानवर हैं, वो भी इससे मुतमईन हैं। लाइनों में लगे हुए हैं सब अपने अपने जानवर के साथ और बड़े मुनज़्ज़म तरीके से ये सारा कुर्बानी का प्रोसीजर जो है यहाँ मुकम्मल हो जाता है। और फिर गोश्त लेके बाकी जो छोटे पीसेस हैं वो ख़ुद करवाता है कस्टमर और बड़े पीसेस यहाँ पर दे दिए जाते हैं बना के। लेकिन बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से और प्रोफेशनल तरीके से कुर्बानी की जा रही है यहाँ पर। कैमरामैन आयान हैदर के साथ रिजवान बुखारी, टीवी टुडे, इस्तंबुल, तुर्की। आगे चलकर आपको बताएं कि पाकिस्तान के मशहूर आजानी अदाकार ईमान उल्लाह की अहलिया इंतकाल कर गईं।
नमाज जनाजा का ऐलान बाद में किया जाएगा। अफसोसनाक खबर है जो आपको बता रहे हैं कि मरहूम अदाकार ईमान उल्लाह की अहलिया लाहौर के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। खानदानी ज़राए ने इनके इंतकाल की तस्दीक करते हुए बताया कि नमाज जनाजा का ऐलान बाद में किया जाएगा। इनकी वफात पर शोबिस इंडस्ट्री ने दुख का इज़हार किया है। इसी के साथ साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। मज़ीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।